हुआरोग जिला शामगंज शहर के उत्तर में 50 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है। मूल रूप से उच्च गति से पहुंचने में केवल दर्जनों मिनट लगते थे, लेकिन अब जोबी संकट छिड़ गया और जियांगचेन, जिसे राजमार्ग चुनने के लिए मजबूर किया गया, को यहाँ पहुंचने में 5 घंटे से अधिक समय लगा। यह बहुत तेज है। यदि जाविस लगातार अपना मार्ग नहीं बदलता, जिससे उसे सभी अवरुद्ध और अगम्य सड़कों और बड़ी संख्या में लाशों से बचने में मदद नहीं मिलती, तो वहां पहुंचने में काफी समय लगता। यह भी निश्चित नहीं है। यदि आप सीधे जोबी समूह में ड्राइव करते हैं, तो यह संभव है कि व्यक्ति और कार भी जोबी ज्वार से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट यही हुआरोग जिले में। जियांगचेन, जो बिना किसी खतरे के यहाँ आए थे, ने अपने पेट से आने वाली तेज भूख को सहन किया और धीरे धीरे सड़क के सामने दिखाई दे रहे शहर की रूपरेखा देखी और उन्हें थोड़ी राहत मिली। अभी शाम के 5:47 बजे हैं और सूरज ढले हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आसमान में पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि अधिकतम 20 मिनट में ये पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। गुंजन, विशाल बख्तरबंद गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट हुआरोग जिले के उत्तर में स्थित है। यह एक व्यावसायिक क्षेत्र में बनाया गया है। सड़क के उस पार पूर्व में एक 3 मंजिला फूड सिटी है और आगे पूर्व में एक समुदाय है। दक्षिण में 8 लेन वाली एक मुख्य सड़क है। 5 से गुजरने के बाद ये भी एक समुदाय है, लेकिन यह एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। उत्तर में 2 सड़कों से अलग एक कार्यालय भवन है और पश्चिम में एक कृत्रिम झील है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जियांगचेन इन सुनसान सड़कों के माध्यम से एक बख्तरबंद वाहन चला रहा था। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह था, बहुत स्पष्ट। कई जीवित बचे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था, जो बच गए और इन इमारतों में छिप गए। सशस्त्र विस्फोट रोधी वाहन के समान दिखने वाले बख्तरबंद वाहन को देखकर जो लोग संयोगवश जीवित बचे थे, उनके चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे लाशों का ध्यान आकर्षित करने से डरते थे। वह केवल अपने हाथ में कपड़े या SOS जैसा संकट संकेत लिखा हुआ बड़ा कार्ड लहरा सकता था और मदद के लिए एक मूक गुहार लगा सकता था। इस संबंध में जियांगचेन ने अपना सिर हिलाया और इसे सीधे अनदेखा करना चुना। अब जब वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो वह दूसरों की देखभाल कैसे कर सकता है और खुद पर बोझ कैसे डाल सकता है। 5 मिनट बाद में इन व्हीकल सिस्टम पर नेविगेशन मार्ग के अनुसार जियांगचेन 100 मीटर से अधिक आगे एक चौराहे पर रुक गया, जो इस बार उसका गंतव्य था, डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट। हालांकि इस समय जियांगचेन ने तुरंत गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन जब उसने आसपास के वातावरण और डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट को देखा, तो वह थोड़ा भटका रह गया। सुपरमार्केट के आसपास की स्थिति वैसी ही थी जैसी हमने पहले सड़क पर देखी थी। गंदगी को छोड़कर हर जगह टकराहट, स्वतःस्फूर्त दहन या पलटे हुए परित्यक्त वाहन थे और जमीन पर हर जगह खून के धब्बे थे। जहां तक लाशों की बात है, मैंने बहुत अधिक नहीं देखे हैं, शायद इसलिए कि प्रारंभिक अराजकता बीत चुकी है। केवल छिटपुट लाशें अभी भी इधर उधर घूम रही हैं और बाकी को नहीं पता कि कहां जाना है, जिससे सड़क थोड़ी सुनसान हो गई है। जियांगचेन के लिए यह अच्छी खबर है, कम से कम इससे कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन जियांगचेन को वास्तव में चिंता इस बात की है कि 5 मंजिलों और उसके सामने कई प्रवेश द्वारों वाला डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट अब पूरी तरह से बंद है। सभी रोलिंग शटर, साथ ही लोहे के गेट गिर गए और बंद हो गए। डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट में उपयोग किए जाने वाले सभी रोलिंग शटर विद्युत रूप से नियंत्रित होते हैं और इन्हें केवल अंदर से स्विच दबाकर बंद किया जा सकता है। क्या कोई और पहले आ गया? मेरे सामने इस दृश्य का स्पष्ट अर्थ है कि इस सुपरमार्केट में बचे हुए लोग हैं। जाविस, क्या आप डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट पर नजर डाल सकते हैं? वर्तमान स्थिति क्या है? जियांगचेन ने ब्रेक जारी किया और सुपरमार्केट के चारों ओर कार चलाते हुए सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार की तलाश करते हुए जाविस से पूछा। क्षमा करें सर, सुपरमार्केट में कैमरे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे आंतरिक स्थिति की जांच करने की अनुमति नहीं मिल सकती है, लेकिन इसमें अन्य नेटवर्क सिग्नल स्रोत हैं, इसलिए मुझे अनुमति मिल सकती है। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? जियांगचेन की आवाज 1 सेकंड के भीतर गिर गई और जाविस की आवाज कार स्पीकर से उसे रिपोर्ट करने के लिए आई। अन्य नेटवर्क स्रोत? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन चूंकि आप इन स्रोतों के माध्यम से देख सकते हैं कि सुपरमार्केट में क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्रोत प्राप्त करें श्रीमान। 2 सेकंड बाद जाविस की आवाज फिर से सुनाई दी। सर, सुपरमार्केट में सभी नेटवर्क सिग्नल स्रोत सफल रहे हैं। जाविस के जांच परिणामों को सुनकर जियांगचेन शायद समझ गए कि क्या हो रहा था। यह पता चला कि तथाकथित अन्य नेटवर्क सिग्नल स्रोत मोबाइल फोन सिग्नल को संदर्भित करते हैं। जाविस की जांच के अनुसार सुपरमार्केट में 200 से अधिक मोबाइल फोन सिग्नल हैं। हालांकि मोबाइल फोन का कैमरा प्राप्त करने और रिकॉर्डिंग की अनुमति प्राप्त करने और उसे खोलने के बाद यह पाया गया कि 200 से अधिक मोबाइल फोन के मालिक जोबी बन गए थे। इसके अलावा वे अधिकतर पहली मंजिल पर एकत्रित होते हैं। दूसरी मंजिल पर 8 है, जिनमें से 7 लाशें हैं और एक जीवित बचा है। इसके अलावा शेष मोबाइल फोन सिग्नल 5वीं मंजिल पर एकत्र किए गए हैं, लगभग 20 या इसके आसपास। मोबाइल फोन के कैमरे और रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ये भी जीवित बचे हैं। क्या अंदर 20 से अधिक लोग जीवित बचे हैं? जियांगचेन के दिल में शायद एक निचली रेखा है। बाद में वह बख्तरबंद वाहन को सुपरमार्केट के बाहर पार्किंग स्थल तक ले गया, अपनी आंखें उठाई और सुपरमार्केट की दूसरी मंजिल उत्तर की ओर एक खिड़की पर उतरा। यह एकमात्र प्रवेश द्वार है जिसके चारों ओर जियांगचेन ने चक्कर लगाया और पाया। हालांकि यह खिड़की जमीन से 4 या 5 मीटर ऊंची है। यदि आप किसी चीज का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप वहां बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यह केवल दूसरों के लिए है और वह जियांगचेन अब इसमें नहीं है। जाविस, योजना पर जाओ। कार को खिड़की तक ले जाने और रुकने के बाद जियांगचेन ने एक आदेश दिया, फिर सीट बेल्ट खोली, मोबाइल फोन को अपनी जेब में रखा, एक ब्लूटूथ हेडसेट निकाला और उसे लगाया, और फिर ब्लूटूथ ईयरफोन की एक जोड़ी निकाली जिसे पहले सड़क पर उठाया गया था। लाश से प्राप्त केवल 20 सेंटीमीटर लंबे चाकू में तेज धार वाला एक छोटा चाकू भी था। श्रीमान, जाविस सहमत हो गए। उन्होंने तुरंत बख्तरबंद वाहन का नियंत्रण अधिकार प्राप्त कर लिया और बख्तरबंद वाहन का सनरूफ खोल दिया। जियांगचेन ने अपने हाथ ऊपर उठाए, सनरूफ से बाहर निकला और कार की छत पर आ गया। उनकी योजना बहुत सरल है। पैदल के रूप में लगभग 3 मीटर की बख्तरबंद वाहन की ऊंचाई का उपयोग करते हुए उसे, जो 1.8 मीटर लंबा है, अपना हाथ उठाएं और आसानी से इसे 4-5 मीटर ऊंची खिड़की से जोड़ दे और इसे अंदर घुमाएं। फिर जाविस बख्तरबंद वाहन के स्वचालित ड्राइविंग फंक्शन का उपयोग करता है।
इसके द्वारा नियंत्रित बख्तरबंद वाहन को दूर ले जाया गया और इसे एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया और इस योजना में कोई दुर्घटना नहीं है। तलवो ने फर्श पर कदम रखा। हल्की रगड़ की आवाज करते हुए जियांग चेंग आसानी से दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गया और साथ ही जाविस ने दूर जाने के लिए बख्तरबंद कार को भी नियंत्रित किया। ठीक इसी समय ब्लूटूथ हेडसेट से जाविस की आवाज फिर से आई, सर 2 मोबाइल फोन सिग्नल आपकी ओर आ रहे हैं। मैंने बस खिड़की घुमाई और मुझे ऐसे ही एक हलचल का पता चला। इन लाशों की सुनवाई वास्तव में संवेदनशील है। जियांग चेंग ने मन ही मन शाप दिया, फिर चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि यह दूसरी मंजिल पर पुरुषों का शौचालय था। उसने तुरंत चाकू अपने हाथ में दबाया, चकमा दिया और एक कक्ष में छिप गया। हो वाह, सेकंड में दोनों लाशों ने अपने शरीर मोड़े और धीरे धीरे शौचालय में चले गए। ये 30 साल के 2 आदमी हैं। बनियान और समुद्र तक पैंट को देखते हुए वे 2 ओटाकस होने चाहिए जो सुपरमार्केट जाते हैं और वे बुनियादी दोस्त हो सकते हैं। शौचालय में प्रवेश करने के बाद मैंने पाया कि वहां कुछ भी नहीं था। जाहिर तौर पर दोनों ज़ॉम्बीज़ कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। जाहिर है जियांग चेंग के पलटने के कदमों ने इन लाशों को थोड़ी देर के लिए छोड़ने में असमर्थ बना दिया। यह बर्फ है। कश। इस समय जियांग चेंग जो डिब्बे में छिपा हुआ था, अचानक विस्फोट हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ में छोटा चाकू पकड़ रखा था। अपनी बाह को जोर से घुमाया। छोटा चाकू उसके सबसे करीब एक ज़ॉम्बी के मंदिर में जा लगा। सीधे सिर पर गोली मारी, खून के छींटे। हो। इस समय एक अन्य ज़ॉम्बी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ खून से लथपथ आंखों की एक जोड़ी को घूरते हुए और उस पर हमला किया। जियांग चेंग ने अपना छोटा चाकू निकाला और ज़ॉम्बी के हमले से बचने के लिए पीछे हट गया और जब ज़ॉम्बी फिर से उस पर हमला करने वाला था तो जियांग चेंग का तनावपूर्ण दाहिना हाथ तुरंत फट गया। कश। छोटे चाकू को दूसरे ज़ॉम्बी की दाहिनी आंख में सटीक रूप से डाला गया और 20 सेंटीमीटर से अधिक की लंबाई वाला ब्लेड पूरी तरह से डाला गया था। फिर से हेडशॉट। पूरी प्रक्रिया में 2 सेकंड से भी कम समय लगा। यह अप्रत्याशित, तेज और सटीक था और 2 लाशों को बहुत सफाई से समाप्त कर दिया गया। तिंग, मेजबान को बधाई, आपने एक ज़ॉम्बी को सफलतापूर्वक मार डाला है। इनाम अंक जोड़ 1। तिंग, मेजबान को बधाई, आपने एक ज़ॉम्बी को सफलतापूर्वक मार डाला है। इनाम अंक जोड़ 1। अपने दिमाग में 2 बोनस अंकों की आवाज सुनकर और फिर जमीन पर पड़े 2 लाशों को देखकर जियांग चेंग ने राहत की सांस ली। उसके मुंह के कोनों में उत्साह का संकेत दिख रहा था। यह मिश्रित मार्शल आर्ट कौशल वास्तव में अच्छा है। अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण की यह भावना बस एक शब्द है, बढ़िया। लेकिन इस जगह से सचमुच बहुत बदबू आ रही है। तभी उसे शौचालय में बदबू का एहसास हुआ। उसने भौहें सिकोड़ ली, अपना छोटा चाकू हटा दिया, अपनी नाक खींच ली, बाहर निकलने की ओर सावधानी से चला और यह सुनिश्चित करने के बाद कि दरवाजा सुरक्षित है, वह शौचालय से बाहर चला गया। वह सीढ़ी लोहे के गेट से बंद है। जब वह शौचालय से बाहर गया और एक सीढ़ी से गुजरा तो उसने देखा कि तीसरी और पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ी एक लोहे के गेट से बंद थी और एक लकड़ी का दरवाजा भी था जो बंद नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पहली मंजिल पर इतने सारे ज़ॉम्बी इकट्ठे हो गए। वह लोहे के गेट से अलग हो गया था और ऊपर नहीं आ सका, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वह उठ भी नहीं सकता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ कुछ देर आराम करने के लिए जगह ढूंढना है। क्योंकि पहली मंजिल पर मौजूद लाशें ऊपर नहीं आ सकती तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन लाशों पर नजर डालते हुए जो अनजाने में नीचे घूम रहे थे, जियांग चेंग हल्के से सीढ़ियों से दूर चला गया। जल्द ही उसने दूसरी मंजिल पर वह क्षेत्र देखा जहां बिस्तर और रजाइयां बेची जाती थीं। रजाई वाला बिस्तर और आराम करने की जगह आज फर्श पर सोने से बेहतर है। हालांकि आधार यह है कि दूसरी मंजिल पर शेष लाश को पहले समाप्त किया जाना चाहिए और उत्तरजीवी को यह देखने के लिए पाया जाना चाहिए कि स्थिति क्या है। वह रात को चैन से सोना नहीं चाहता था। उत्तरजीवी द्वारा पीठ में छुरा घोंपना और बेवजह मरना यह बहुत गलत होगा। अपना मन बनाने के बाद जियांग चेंग सतर्क हो गया और उसने धीरे से कहा, जाविस, शेष 5 लाशों का पता लगाने में मेरी मदद करो। सर, 5 बजे हैं। सिग्नल स्रोत से देखते हुए एक आपके सामने 15 मीटर, 2 आपके सामने 30 मीटर और 2 आपके 50 मीटर आगे है। जाविस की आवाज ब्लूटूथ हेडसेट में सुनाई दी और उसे एक एक करके शेष लाशों के विशिष्ट स्थान बताए। जियांग चेंग ने सिर हिलाया, अपने हाथ में छोटा चाकू पकड़ा, हल्के से चला और अपने सबसे करीब वाले ज़ॉम्बी के पास पहुंचा। ओहो, ये 20 साल की एक महिला ज़ॉम्बी है। जब जियांग चेंग को यह मिला तो वह स्नैक क्षेत्र में एक शेल्फ के सामने लक्ष्यहीन रूप से घूम रही थी। उसके कपड़ों से देखकर लग रहा था कि वह इसी सुपरमार्केट का कर्मचारी है। जियांग चेंग शेल्फ के कोने में छिप गया। जब दूसरा पक्ष भटक गया तो वह अचानक खड़ा हुआ और उसकी ठुड्डी से 20 सेंटीमीटर का चाकू घुसेड़ दिया। 4 बचे हैं। ज़ॉम्बी से आसानी से छुटकारा पाने के लिए जियांग चेंग ने धीरे से उसे जमीन पर रख दिया, अपनी ठुड्डी से एक छोटा चाकू निकाला, उसे दूसरी तरफ से पोंछा और दूसरी दिशा में देखा जहां उससे 30 मीटर की दूरी पर मौजूद ज़ॉम्बी स्थित था। इस समय वह उससे 20 मीटर से भी कम दूरी पर था और जाविस के अनुस्मारक के अनुसार वहां 2 लोग थे। फिर भी अपने शरीर को नीचे झुकाते हुए वह हल्के से आगे बढ़ा और वहां पहुंच गया। डिजिटल घरेलू उपकरण क्षेत्र। यहाँ आकर जब उन्होंने अपने आसपास काउंटरों पर रखे डिजिटल उपकरणों को देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखे। मूल रूप से उसने सोचा कि जब उसका पेट भर जाएगा तो वह इसका उपयोग करने के लिए जाविस की तलाश करेगा। जहां तक डिजिटल उत्पादों और स्मार्ट उपकरणों की बात है तो ऐसा लगता है कि उन्हें प्राप्त करने में कोई समय नहीं लगता है। आइए पहले लाश को साफ करें। जियांग चेंग ने अपनी निगाहें हटा ली और 2 मोबाइल फोन सिग्नल स्रोतों की ओर चलना जारी रखा जो उससे 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे। हो। विभिन्न डिजिटल उत्पादों के साथ 2 कंटेनरों से गुजरने के बाद उसकी आंखों में एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया। लगभग 40वें वर्ष का एक मध्यम आयु वर्ग का ज़ॉम्बी जिसने इस डिजिटल स्टोर के प्रबंधक की तरह सूट पहना हुआ था। जियांग चेंग ने ऐसा करने में जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा करने से पहले उसे दूसरी ज़ॉम्बी के स्थान का पता लगाना होगा, अन्यथा दुर्घटना की बहुत अधिक संभावना होगी जो अन्य लाशों को परेशान करेगी। लेकिन जब वह फिर से कई कंटेनरों से गुजरा और एक और ज़ॉम्बी देखा तो उसने भौहें चला दी। 2 लाश, यहाँ 3 है। दूसरा, क्या वह दूसरी तरफ से भटक रहा है? लेकिन वह तरफ और ये तरफ 2 विपरीत दिशाएं हैं। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको मेरे पास से गुजरना होगा। मैं ध्यान कैसे नहीं दे सकता। 1 मिनट रुके। ... उद्धरण चिन्ह।
जियांग चेंग को अचानक एहसास हुआ कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया है। जाविस, क्या यहाँ अभी भी केवल 2 सेलफोन सिग्नल स्रोत हैं? जी श्रीमान, वास्तव में। जाविस के उत्तर ने जियांग चेंग के अनुमान की पूरी तरह पुष्टि की। जाविस की क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत है और वह किसी भी मोबाइल फोन, यहाँ तक कि एक पुराने कंप्यूटर की सिग्नल स्थिति को आसानी से लॉक कर सकता है। हालांकि सभी ज़ॉम्बीज़ के पास मोबाइल फोन नहीं होते हैं। ये खो सकता है, ये खो सकता है, ये टूट सकता है, बिजली न होने पर यह अपने आप बंद हो सकता है। इनमें से कुछ भी असंभव नहीं है। इस मामले में जाविस स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के अस्तित्व की खोज करने में असमर्थ होगा। और इसका मतलब ये भी है कि दूसरी मंजिल पर शायद केवल 7 लाशें नहीं है। उसने लगभग सचमुच सोचा था कि दूसरी मंजिल पर केवल 7 लाशें थीं। इतने करीब। जियांग चेंग ने राहत की सांस ली। अब और आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य लाश मौजूद नहीं है, कुछ बार घूमने के बाद वह घूम गया और उसी स्थिति में लौट आया जहां 3 लाशें थीं। अवसर मिलने के बाद उसने लगभग 40वें वर्ष के अधेड़ ज़ोबी को आसानी से खत्म कर दिया। उसे हल्के से जमीन पर रखा, अपने शरीर को नीचे किया और अन्य 2 की ओर चल दिया। दोनों बहुत दूर नहीं है, इसलिए ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। लेकिन शौचालय में 2 लाशों से निपटने के पिछले अनुभव के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। जियांग चेंग, जो एक कंटेनर के पीछे छिपा हुआ था, जब उनमें से एक भटक गया तो विस्फोट हो गया। अपने दाहिने हाथ से खंजर पकड़कर उसने बस प्रतिद्वंद्वी की आंख में खंजर डाला और उसके सिर में गोली मार दी। कश। दूसरे ज़ोबी ने आंदोलन को महसूस किया और बस घूम गया। लेकिन इससे पहले कि उसे दहाड़ने का समय मिलता, जियांग चेंग ने पहले ही ज़ोबी की आंखों से छोटा चाकू खींच लिया था, अपना हाथ चारों ओर घुमाया और सीधे दूसरे ज़ोबी के मंदिर में डाल दिया। खून बह निकला और फिर से सिर पर गोली मार दी गई। पुकाना। 2 लाशों से छुटकारा पाने के बाद जियांग चेंग ने हल्की सांस ली और धीरे से उन्हें जमीन पर लिटा दिया। 2 मिनट के आराम के बाद जियांग चेंग और जाविस ने शेष 2 लाशों के स्थान की पुष्टि की जो सिग्नल का पता लगा सकते थे और वहां चले गए। लेकिन इस बार वह उतना मुखर नहीं होगा जितना अभी था। रास्ते में भले ही आसपास कोई मोबाइल फोन सिग्नल स्रोत न हो, फिर भी वह सतर्क रहता है, अपने कदम हल्के से लेता है, हर समय सतर्कता रखता है और वहां पहुंच जाता है। सौभाग्य से जब तक मैंने 2 लाशों को नहीं देखा, मुझे किसी अन्य अप्रत्याशित लाश का सामना नहीं करना पड़ा। हार्डवेयर किराना अनुभाग। बाकी 2 ज़ॉम्बीज़ अंदर हैं। थोड़ा परेशान करने वाली बात यह है कि दोनों लाशें पास के निर्माण स्थल पर काम करने वाले श्रमिक प्रतीत होते हैं, जो काम के कपड़े पहने हुए हैं और अपने सिर पर पीले रंग की प्लास्टिक की सख्त टोपी पहने हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जियांग चेंग ने फिर भी ऐसा करने में जल्दबाजी नहीं की। पहले की तरह उसने कुछ बार चक्कर लगाया और सुनिश्चित किया कि ऐसा करने के लिए तैयार होने से पहले केवल ये दोनों ही आसपास हो। प्लास्टिक हेलमेट के कवर के कारण जियांग चेंग ने मंदिरों और आंखों पर हमला करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। अंत में मौका पाकर उसने अपना पैर बढ़ाया और पास चल रहे ज़ोबी पर फिसल गया और छोटा चाकू करीब से पीछा किया और थोड़ी से ज़ोबी के सिर में वार किया। हो। एक अन्य ज़ोबी ने पीछा किया। जियांग चेंग ने छोटा चाकू निकाला, तेजी से आगे बढ़ा, उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया, उस पर कदम रखा और आम लोगों की तुलना में 4 गुना ताकत के साथ उसे विरोध करने में असमर्थ बना दिया और फिर नीचे बैठ गया। ज़ोबी के सिर पर सुरक्षा हेलमेट उतारे, एक चाकू घुमाए, इसे संघर्षरत ज़ोबी के मंदिर में डाले और सफलतापूर्वक इसे मार डाले। यह आसान नहीं है। बहुत देर तक पहुंचने के बाद माथे से पसीना निकल रहा है, लेकिन अब आराम करने का समय नहीं है। यह परत अभी भी छूट सकती है और इसे मिलकर हल करना होगा, अन्यथा छिपा हुआ खतरा बहुत बड़ा है। बाद में उसने दूसरी मंजिल पर सावधानीपूर्वक खोज की और अंततः भोजन क्षेत्र में 2 लापता लाशें पाई। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने के बाद राहत की सांस ली। जमीन पर गिर पड़ा, उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। भोजन क्षेत्र में कांच के कंटेनर से रोटी का एक टुकड़ा उठाया और खा लिया। मुझे डर है कि मैं सबसे खराब ट्रांसमाइग्रेटर हूं जिसके साथ मैंने कभी खिलवाड़ किया है। जब से मैंने ट्रांसमिट किया है, मैंने बकवास के केवल 2 टुकड़े खाए हैं। जियांग चेंग ने रोटी कुतरते समय अपने अनुभव के बारे में शिकायत की। अब जीवित बचे व्यक्ति को ढूंढने का समय आ गया है। इतना कहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ, एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में छोटा चाकू लेकर हमेशा सतर्क रहकर खाना खा रहा था। जब मैंने पहले लाशों की खोज की तो मुझे जीवित बचे लोगों की छाया नहीं दिखी। उनमें से अधिकांश कहीं छिपे हुए थे, है ना? ये सोचते हुए जियांग चेंग ने जाविस को बाहर निकाला, उससे जीवित बचे व्यक्ति के स्थान की पुष्टि की और सीधे वहां चला गया। क्या यह मूल फर्नीचर शहर नहीं है? उत्तरजीवी इस फर्नीचर शहर में है। जब वह जीवित बचे लोगों पर सिग्नल स्थिति के आसपास आया तो उसने देखा कि एक फर्नीचर शहर बिस्तर और रजाई बेच रहा था। वह अभी अभी दूसरी मंजिल पर आया था, जो थोड़ा अप्रत्याशित था। यह पता चला है कि मैं पहले इस उत्तरजीवी के पास से गुजरा था। सौभाग्य से दूसरा पक्ष छिप गया और उसे बाहर की स्थिति का पता नहीं चला, अन्यथा योजना उसके द्वारा नष्ट कर दी गई होती। जियांग चेंग ने गुप्त रूप से खुद को याद दिलाया कि अगली बार उसे कार्रवाई करने से पहले सारी स्थिति को समझना होगा, अन्यथा किसी भी समय दुर्घटनाएं हो सकती है। जीवित बचे लोगों का सटीक स्थान निर्धारित कर लिया गया है। जियांग चेंग ने छोटे चाकू को दबाया, हल्के से कदम बढ़ाया और धीरे धीरे अतीत की ओर बढ़ा। अंततः जाविस के अनुस्मारक के अनुसार वह एक लकड़ी की कैबिनेट के पास आया। उसने अपने हाथ में बचे बैग के छोटे से आधे हिस्से को एक तरफ फेंक दिया, अपने हाथ में छोटे चाकू को कसकर बंद कर लिया और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद उसने अपना बायां हाथ उठाया, अचानक कैबिनेट को खींच लिया, छोटे चाकू के दाहिने हाथ को भींच लिया और हमला करने वाला था। लेकिन जब उसने कैबिनेट की स्थिति देखी तो उसने राहत की सांस ली और अपने हाथ में रखा छोटा चाकू नीचे रख दिया। उसके सामने एक युवा लड़की दिखाई दे रही थी जिसमें खुद को संभालने की शक्ति नहीं थी और किसी समय वह बेहोश हो गई थी। मैंने सोचा था कि यह एक बड़ा लड़का होगा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह एक लड़की होगी, और वह अभी भी एक स्कूल की लड़की थी। यद्यपि युवा लड़की कोठरी में सिमटी हुई है, यह देखा जा सकता है कि यह लड़की लंबी है, कम से कम 1.7 मीटर लंबी है और उसका फिगर बहुत अच्छा है। उसकी पतली कमर और एक बड़ा भालू है जो एक देवी की मानक आकृति है। ग्लोरिया की एक नीली महिला पोशाक। इस समय कुछ सिलवटों के कारण लड़की की सीधी लंबी टांगों का जोड़ा सामने आ गया था। खरबूजे के बीच का छोटा चेहरा लंबे कमर लंबे बालों से ढका हुआ है, लेकिन यह अभी भी देखा जा सकता है कि लड़की की उपस्थिति बहुत ऊंची है। क्यों भी लिए मी जियो जियो चेरी मोह के साथ। निश्चित रूप से देवी स्तर का प्रकार। क्या यह भूख से है
या डर से? जियांग चेंग बड़बड़ाया और बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ा और उसे कैबिनेट से बाहर ले गया। उसे अपने कंधों पर उठाया, एक हाथ में उसे पकड़ लिया और दूसरे में छोटा चाकू, सतर्कता बरतते हुए। 2 मिनट बाद वह फर्नीचर सिटी में होम टेक्सटाइल स्टोर में लौटा, उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। पहले अपना पेट तो भर लो। ये देखकर कि लड़की थोड़ी देर तक नहीं उठेगी, जियांग चेंग ने उसके अभी भी भूखे पेट को छुआ और स्नैक एरिया में चला गया, जो केवल 1 डजन मीटर की दूरी पर था, और बैग में बहुत सारे स्नैक्स और मिनरल वाटर पैक किया, पे आदि। फिर मैं भोजन क्षेत्र में गया और कुछ ब्रेड, केक, इंस्टेंट नूडल्स और अन्य खाद्य पदार्थ बैग में रख दिए। जहां तक चावल के नूडल्स की बात है, इन खाद्य पदार्थों को पकाने के बाद ही खाया जा सकता है, इसलिए मैंने फिलहाल उन पर ध्यान नहीं दिया है। फिर वह होम टेक्सटाइल स्टोर में लौट आया, लड़की के पास आया, उसके बगल में एक सोफे पर छुप गया और उसे निकल लिया। ब्रेड के पिछले कुछ टुकड़े दांतों के बीच प्लग करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पार करने से पहले वह पहले से ही बहुत भूखा था और खाने जा रहा था। परिणाम स्वरूप मैंने इस ओर यात्रा की और मैंने लार भी नहीं पी और मुझे दिन के अंत का सामना करना पड़ा। मेरे पास खाने का बिल्कुल भी समय नहीं था और मैं खाना भी नहीं चाहता था। अब तक 1 दिन हो गया है, साथ ही क्रॉसिंग से पहले का समय 1 दिन से अधिक है। निसंदेह यदि आप आमतौर पर छात्रावास में रहते हैं तो आपको किसी भी शारीरिक शक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप 1 दिन के लिए कुछ नहीं खाते या पीते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अब पार करने के बाद से उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया है। अरे आज व्यायाम की मात्रा, भले ही मैं 1 महीने के लिए स्कूल में रहूं, मुझे डर है कि मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने मिनरल वाटर की एक बोतल खोली, कुछ घोट मुंह में लिया, सिर हिलाया और आह भरी। डेक्सी स्ट्रीट सुपरमार्केट की 5वीं मंजिल एक भोजन क्षेत्र है। हालांकि यह पैमाना सड़क के उस पार फूड सिटी के साथ पूरी तरह से अतुलनीय है, फिर भी वहाँ कई दुकानें हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग रूम भी इसी फ्लोर पर है। इस समय 5वीं मंजिल पर बचे लगभग 20 लोग सीढ़ी से दूर एक दुकान में इकट्ठा हो रहे थे। एक शानदार रात्रिभोज खा रहे थे जिसकी सर्वनाश में किसी और ने कल्पना भी नहीं की होगी। सुपरमार्केट के समुद्री भोजन अनुभाग में सभी प्रकार के समुद्री भोजन और मछली है, और मांस अनुभाग में सुअर का मांस, बीफ और मटन है। ये कहा जा सकता है कि मेज मांस के व्यंजनों से भरी हुई है और उनमें से लगभग कोई भी शाकाहारी नहीं है। उन्हें कई मेजों में बांटा गया था, जिनमें से एक पर 30 के करीब 5 आदमी बैठे थे। जख्मी चेहरे वाले एक व्यक्ति ने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा लिया और खाने के लिए उसे अपने मुंह में भर लिया। उसने मोटे आदमी की ओर देखा और पूछा, भाई शी, आपको क्या लगता है कि वह इस अराजकता में कहाँ जा सकती है? अराजकता? ये पलक झपकते ही गायब क्यों हो गई? भागो, हे। वर्तमान स्थिति में मुझे डर है कि यह अच्छे से अधिक भाग्यशाली है और इसे खाया जाना असंभव नहीं है। अफसोस, यह अफसोस की बात है। ब्रदर शी के नाम से जाना जाने वाला मोटा आदमी अपने पैरों को क्रॉस करके धूम्रपान करता था। उसने सांस ली और सिर हिलाया। यह जरूरी नहीं है, मैंने उसे उस समय दूसरी मंजिल पर भागते हुए देखा था और यह वहां अपेक्षाकृत सुरक्षित था। बीच पैंट और दुबले पतले सिर वाले एक मांसल व्यक्ति ने उसकी राय से असहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है, पहली मंजिल जहां लाशों ने सबसे पहले हमला किया था, दूसरी मंजिल उस समय बहुत अधिक अराजक नहीं थी। चश्मे वाले एक अन्य व्यक्ति ने भी सिर हिलाया। कई लोगों की बातचीत सुनकर आखिरी आदमी, जो बहुत हट्टा कट्टा था और कुछ बोला नहीं था, उसकी नजर एक दर्जन लोगों पर पड़ी जो उसके बगल में दूसरी मेज पर खाना खा रहे थे। अब निगरानी का प्रभारी कौन है? क्या आपको कोई गतिविधि मिली? हाँ, यह मैं हूँ, तीसरा भाई। मैंने भोजन तक कोई हलचल नहीं देखी। एक युवक जो खाना खा रहा था, उसकी बातें सुनकर उसका शरीर कांप उठा और वह जल्दी से उठकर रिपोर्ट करने लगा। नहीं मिला। तीसरे भाई ने भौहें सिकोड़ ली। तार्किक रूप से कहें तो 1 दिन हो गया है। भले ही दूसरा पक्ष भूखा न हो, वह प्यासा अवश्य होगा। वह कभी कैसे प्रकट नहीं हो सका? क्या सचमुच इसे उन लाशों ने खा लिया था? वगैरह। उसका चेहरा अचानक डूब गया और उसने फिर से युवक की ओर देखा। तुम यहाँ हो तो अब निगरानी कक्ष में कौन है? ओह ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं बचा है। युवक को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की और डरते हुए कहा, किसी को भी नहीं। तीसरे भाई ने एक खाली प्लेट उठाई, उसे अपने पिछले हाथ से कुचल दिया और उसे दुर्घटनाग्रस्त ध्वनि के साथ प्रतिद्वंद्वी के माथे पर दे मारा और ब्लेड सीधे टूट गई, जिससे उसका सिर खून से लथपथ हो गया। तो फिर तुम जल्दी क्यों नहीं जाते? तुम्हारे पास अभी भी यहाँ खाने के लिए चेहरा है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम उस लड़की को भागने दो तो लाओजी का दमार तुम्हें काट देगा और पहली मंजिल पर लाशों को खिला देगा। हाँ, तीसरे भाई, मैं जाऊंगा। हालांकि उसे कुचल दिया गया था और खून से लथपथ कर दिया गया था, लेकिन युवक ने थोड़ा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से जवाब दिया, खाने की मेज छोड़ दी और निगरानी कक्ष में भाग गया। इस दृश्य को देखते हुए बचे हुए दर्जन भर लोगों ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे धीरे अपना खाना खाया, खुद को परेशानी से बचाने के लिए जरा भी शोर न करने का साहस किया। और आप, तीसरे भाई के रूप में जाना जाने वाला हट्टा कट्टा आदमी दर्जनों लोगों की ओर देखने लगा। खाना खत्म करने के बाद आप खाना ले जाने के लिए नीचे जा सकते हैं। अगर कोई आलसी होने की हिम्मत करता है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दे। हाँ, तीसरा भाई, हम आलसी नहीं होंगे। एक दर्जन लोगों ने बार बार सिर हिलाया। ये लोग मूल रूप से सामान्य लोग थे जो सुपरमार्केट गए थे, लेकिन जब अंत आया और व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बुरे लोगों को चुना और समाज के इन 5 बड़े भाइयों की शरण ली। यह अफसोस की बात है कि इस दुनिया में अन्य लोग आपके जीवन की कदर नहीं करेंगे, बल्कि आपको केवल तोप के चारे के रूप में उपयोग करेंगे। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं है। चिंता मत करो तीसरे भाई, हम उन्हें देखने में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ तीसरे भाई, इसे हम पर छोड़ना ठीक है। लगभग दर्जन भर लोगों के बगल में सुरक्षा वर्दी में 6 युवा जल्दी से मुस्कुराए और चापलूसी किए। अरे तुम पर भरोसा है, लाओजी के लिए आलसी मत बनो। ब्रदर शी के नाम से जाने जाने वाले मोटे आदमी ने एक सुरक्षा गार्ड के सिर पर चिकन की जान की कुटी हुई हड्डी फेंकी। अरे और 2 बार हंसा। ओह भाई शी, हमारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? सर्वश्रेष्ठ बनने का साहस मत करो। तीसरे भाई ने 6 सुरक्षा गार्डों की ओर देखा। जल्दी करो और खाओ, देर मत करो। तुरंत 6 सुरक्षा गार्डों ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और खाना उठाया। जहां तक आप दोनों की बात है, तीसरे भाई ने कोने की ओर देखा। 2 अधेड़ उम्र की महिला कॉलेज छात्राएं जिनकी उम्र 20 के आसपास थी। आज आपने उस लड़की को खो दिया है और आप पर हमारे पैसे बकाया है, लेकिन आप इसे वापस नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी खाओ, खाने के बाद स्नान करो और हमारे भाइयों को आज रात आराम करने दो। अरे तीसरा भाई सही कह रहा है, मैं आज नहीं खेल रहा हूँ। आप लोग खेल सकते हैं, मैं खेलते खेलते थक गया हूँ। यह अभी भी लड़की को पसंद है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे इन दो बेवकूफों ने बर्बाद कर दिया। माइशी, इसे भूल जाओ, ये सब इस दुनिया में है और आप अभी भी चुन रहे हैं और आप जल्द ही इसे निपट लेंगे। तो आज मुझे सबसे पहले आना होगा। हाँ, अपनी बात सुनो। इन पांचों लोगों की बातचीत और हंसी मजाक सुनकर कोने में बैठी दोनों लड़कियां डर के मारे पीली पड़ गईं, लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाईं। अंत से पहले उन पर इन 5 लोगों का बहुत सारा पैसा बकाया था, लेकिन वे अभी भी इसका भुगतान नहीं कर सके और वे दूसरे पक्ष के प्रतिशोध से डरते थे, इसलिए वे कर्ज चुकाने के लिए केवल अपने शरीर का उपयोग कर सकते थे। लेकिन इससे दूसरे पक्ष की भूख बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो सकती। आखिरकार वे दिखने में औसत है और उनका फिगर बहुत उत्कृष्ट नहीं है, जो कि उनका भोजन बिल्कुल भी नहीं है। बाद में कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने उसी छात्रावास में स्कूल के फूल को बेच दिया और आज उन्होंने स्कूल के फूल को भी सफलतापूर्वक धोखा दे दिया। बात सिर्फ इतनी है कि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा था और उन्होंने स्कूल के फूल में पेय भी सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया। नतीजतन दिन का अंत हो गया और स्कूल की लड़की को आखिरकार उनके इरादों का एहसास हुआ। अफरा तफरी में उसे मौका मिला और वह सीधे भाग निकली, लेकिन प्रलय के प्रकोप के कारण हर जगह नरबख्शी लाशें थीं, इसलिए उसने भागने की हिम्मत नहीं की और दवा का असर होना शुरू हो गया था, जिससे उसे चक्कर आने लगे और उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। अंत में वह केवल दूसरी मंजिल पर फर्नीचर सिटी में कोठरी में छिप सकती थी। अंदर जो बत्तख उन्हें मिली वह उनके सामने ही उड़ गई और उनमें से 5 स्वाभाविक रूप से उन पर अपना गुस्सा उतारना चाहते थे।